नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, त्वरित दोहरान श्रृंखला चल रही है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी के पाठ्यक्रम पर आधारित है और आज का सत्र त्वरित दोहरान श्रृंखला का चौथा सत्र है। और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं भाषा और व्याकरण पर आधारित कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर, ताकि उन प्रश्नों के जरिए भाषा और व्याकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपको हर हाल में कंठस्थ होने चाहिए, समझ लेने चाहिए, उन पर भी आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न भाषा पर आधारित, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा जब भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम भाषा का अर्थ समझें। दूसरी आवश्यकता होती है कि भाषा में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो समझें, ताकि हम भाषा के पूरे विषय को अच्छी तरह समझ सकें। तो हमें इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो भाषा की विशेषता नहीं है, यानी भाषा की विशेषताओं के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है। ए, विकास की एक अवस्था के बाद भाषा का एक निश्चित अपरिवर्तनशील रूप हो जाता है। बी, भाषा अर्जित की जाती है। सी, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। डी, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। इन चारों विकल्पों में से दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा जिस तरह से नदी निरंतर प्रवहमान होती है, प्रवाहित होती रहती है, उसकी धारा कभी रुकती नहीं है। चाहे हम कितने भी प्रयत्न कर लें, अगर हम एक रास्ता उसके प्रवाह का रोकते हैं तो वो कहीं और से अपना रास्ता बनाकर बहना जारी रखती है। उसी तरह से भाषा भी एक प्रवाह है। भाषा निरंतर उसमें प्रवाह के साथ साथ उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि एक अवस्था के बाद यानी एक बिंदु पर आकर भाषा का एक निश्चित स्वरूप हो जाता है और फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। और इस बिंदु को असंगत कथन के रूप में इसलिए यहां लिया गया है क्योंकि भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों, कि भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, यानी हमेशा उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो जब हम इसके विरोधी कथन को असंगत के रूप में रखेंगे तो आप इस विशेषता को कभी भूल नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, भाषा अर्जित की जाती है। अर्जन करने का मतलब क्या है? जब हम प्रयत्न पूर्वक किसी चीज को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसको अर्जन कहना कहते हैं। धनोपार्जन के साथ में अक्सर अर्जन शब्द आता है, क्योंकि हम उसके लिए परिश्रम करते हैं, तब हमें वो धन प्राप्त होता है। तो इसी तरह से भाषा भी प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। भाषा दो तरह की होती है। एक तो हमारी मातृभाषा, जो हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अगला बिंदु वही है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। एक वो भाषा होती है जिसे सीखने का हम प्रयत्न करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद उसे अर्जित करते हैं। मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को हम किससे सीखेंगे? अनुकरण के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि हमारे परिवारजन, जब भी हम छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, हमारे परिवारजन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही भाषा अनुकरण के द्वारा हम उनसे सीखते हैं। लेकिन एक और भाषा है अंग्रेजी, जो हम जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी का प्रभाव कितना अधिक बढ़ता जा रहा है। तो उस भाषा को सीखने के लिए हम क्या करते हैं? उसे अर्जित करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, एफर्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो यह भाषा की विशेषता है कि भाषा अर्जित की जाती है। दूसरी विशेषता है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। और तीसरी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। ये तीन बिंदु भाषा की विशेषता के विषय में आपको भूलने नहीं है। और एक चौथा बिंदु और बता देती हूं दोस्तों, कि भाषा हमेशा कठिन से सरल रूप की ओर जाती है। इन चार बिंदुओं को भाषा की विशेषताओं के रूप में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत बहुत कठिन थी, उसका सरल रूप सामने आया लौकिक संस्कृत के रूप में। लौकिक संस्कृत भी जब जन सामान्य के लिए कठिन हो गई तो पाली के रूप में सामने आया उसका सरल रूप, और उस पाली के बाद प्राकृत के रूप में, फिर अपभ्रंश के रूप में, फिर अवहट्ट के रूप में, और उसके बाद हम हिंदी के रूप में उसका सरल रूप देखते हैं। तो भाषा हमेशा कठिन से सरल, जैसे नदी की धारा
या कोई भी जल की धारा, कोई भी पानी हम गिराते हैं और वो हमेशा ढलान की तरफ जाता है, उसी तरह से भाषा का प्रवाह हमेशा कठिन से सरल की ओर जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, भाषा और बोली के अंतर के विषय में सही कथन छांटिए। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है तथा बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। भाषा केवल लिखित रूप में प्रयुक्त होती है और बोली केवल मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है। भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, किंतु बोली के लिए शासकीय मान्यता अनिवार्य नहीं होती। हमको इन सब में से वो छांटने हैं जो भाषा और बोली के विषय में के अंतर के विषय में सही कथन है। तो देखिए, भाषा विस्तृत क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, लेकिन हर क्षेत्र विशेष की, छोटे से क्षेत्र की जो बोली होती है वो अलग होती है। और हमारे यहाँ कहते हैं हर कोस पे बोली बदल जाती है। तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का असीमित होता है, विस्तृत होता है। असीमित तो नहीं कहेंगे, विस्तृत होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, क्योंकि जब तक भाषा का निश्चित व्याकरण नहीं होता वो परिनिश्चित और परिष्कृत रूप में हमारे सामने नहीं आएगी। अगर भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य नहीं होता दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने की चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है और भाषा और बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बोली क्योंकि स्वतः स्फुरित होती है और केवल बोलने में काम में आती है, इसलिए बोली का कोई भी निश्चित व्याकरण नहीं होता। ये कथन भी बिल्कुल सही है। भाषा केवल लिखित रूप में प्रयुक्त होती है और बोली केवल मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम लिखित रूप में भी करते हैं और बोलते वक्त भी करते हैं। देखिए, मैं बोल भी रही हूं भाषा और लिख भी रही हूं भाषा, तो दोनों ही काम हो रहे हैं, लेकिन बोली केवल मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। क्योंकि यदि हम बोली को लिखित रूप में प्रयुक्त करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए उसके व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही कोई बोली व्याकरण सम्मत होगी, वैसे ही वो बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेगी। इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, किंतु बोली के लिए शासकीय मान्यता अनिवार्य नहीं होती। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा के लिए शासकीय मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। क्योंकि जैसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और उनका जिक्र वहां किया गया है, तो शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन बोली के लिए कोई शासकीय मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कूट में हमें उत्तर सही लगना चाहिए, पहला, दूसरा और चौथा। आइए कूट देखते हैं। पहला, दूसरा और चौथा, सी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहला, दूसरा और चौथा। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 344 में, बी 343 में, सी 345 में या डी 351 में? तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजभाषा का प्रावधान संविधान के 343वें अनुच्छेद में किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि 344, 345 और 351 का संबंध भी भाषा से ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 343वें अनुच्छेद में संविधान के राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अब वहां राजभाषा के लिए क्या पंक्ति लिखी गई है, इस पर भी परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यह कथन दे दिया जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह कथन किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 343 में यह कथन कहा गया है। तो इस बात को आपको कंठस्थ कर लेना है। दूसरी बात,
अनुच्छेद 344 जिसका जिक्र हमने यहां विकल्पों में किया, अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग और अंग्रेजी के प्रतिबंध पर सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग की स्थापना का प्रावधान का उल्लेख करता है। यानी 344 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहें तो हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के लिए और अंग्रेजी के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से, सलाह देने के उद्देश्य से इन दोनों मुद्दों पर कि किस प्रकार हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग किया जाए, किस प्रकार अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए, इस पे सलाह देने के लिए राष्ट्रपति चाहें तो एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं। अब आती है बात अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। ये जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, इन सबको आप कंठस्थ कर लेंगे ताकि भाषा के विषय में कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बिहारी, ब्रज, हरियाणवी। बी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। सी गुजराती, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी। डी बिहारी, उड़िया, असमी, बंगला। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पश्चिमी हिंदी की ये 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद करने हैं। ये तो 5 बोलियां ही पश्चिमी हिंदी की हैं ही, हरियाणवी को कुछ विद्वान बांगरू भी कहते हैं। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कई बार परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को बांगरू कह करके पुकारा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणवी को बांगरू कह करके पुकारा जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिमी हिंदी की बात आ गई है तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये आपको कंठस्थ कर लेने हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थानी की बोली निम्न में से कौन सी है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी की बोली है। आंसर हुआ बी। अब अन्य बोलियां और कौन कौन सी हैं राजस्थान की, उनके विषय में भी जानकारी लेते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं और राजस्थान की शेष बोलियां कौन सी हैं? पूर्वी राजस्थान की बोली है जयपुरी या ढूंढाड़ी, क्योंकि जयपुर प्रदेश को यहां पहले ढूंढाड़ प्रदेश भी कहा जाता था। उत्तरी राजस्थान की बोली है मेवाती और दक्षिणी राजस्थान की है मालवी। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थानी की कौन सी बोली है, उसी तरह से पूर्वी राजस्थानी के विषय में या उत्तरी के विषय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ए प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सी पाली, अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी। डी अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी और पाली। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी इन भाषाओं का सही अनुक्रम है, जिसे आपको भूलना नहीं है। अब बात आती है स्मरणीय बिंदुओं की। तो भाषाओं, ये जो भाषाएं हैं दोस्तों इन यहां पर लिखी गई हैं, इन भाषाओं के कालक्रम को यदि हम ध्यान में रख लेंगे तो हम कभी इन भाषाओं के क्रम से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने में गलती नहीं करेंगे। तो पाली का जो समय है, इससे पहले 2 भाषाएं और हुई, उनके विषय में भी मैं बता देती हूं। एक थी वैदिक संस्कृत, जहां से हम अपनी भाषा की शुरुआत मानते हैं, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। जैसा मैंने बताया कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है, तो ये जो विकास क्रम है भाषाओं का, वो विकास क्रम इस बात को स्पष्ट करता है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है। तो अनुमानित तौर पर विद्वानों ने वैदिक संस्कृत की जो शुरुआत है वो 1500 ईसा पूर्व से मानी है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, भाषा को किसी एक निश्चित समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए विद्वानों ने अनुमानित किया है कि एक भाषा का कालक्रम 500 वर्ष का माना जाए। तो उसके आधार पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक
वैदिक संस्कृत का समय रहा। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसवी से पहले। और जब हम 1 ईसा पूर्व तक पहुंच जाते हैं उसके बाद ईसवी सन प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लौकिक संस्कृत का जब ये यहां 1000 ईस्वी तक है तो लौकिक संस्कृत का समय हुआ 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब लौकिक संस्कृत के बाद नंबर आता है पाली का, जिसका प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का समय माना गया है। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अब हम ईस्वी पर आ गए हैं। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच प्राकृत का समय माना गया है। अपभ्रंश का समय माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और 1000 ईस्वी जो है वो हिंदी के जन्म का समय माना गया है। हिंदी के जन्म का वर्ष, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के जन्म का वर्ष है तो 1000 ईस्वी हिंदी के जन्म का वर्ष है, ये आपको भूलना नहीं है। और हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी से अब तक निरंतर चल रहा है, ये भी आपको भूलना नहीं है। तो ये है पूरा विकासक्रम जिसे आपको कंठस्थ कर लेना है ताकि आपको कोई गलती आपसे ना हो जाए। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, अरमैक से या चित्रलिपि से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। प्राचीन भारत में दोस्तों 2 लिपियां विशेष रूप से प्रचलित हुई। एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिमी भारत यानी पंजाब और वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता था। शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था और ब्राह्मी लिपि से ही क्रमशः देवनागरी लिपि विकसित हुई। अरमैक जो लिपि है इसका प्रयोग होता था अरब, मिस्र और सीरिया आदि देशों में। हालांकि अशोक ने अपना एक अरमैक भाषा लिपि में लिखा हुआ अभिलेख भी उसका मिला है। चित्रलिपि का प्रयोग विशेष तौर पर मेसोपोटामिया और चीन की जो लिपि है वो भी आज तक चित्रात्मक लिपि ही है। काफी कई सारे चित्र उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो ये चित्र लिपि है, तो हमको ये जानकारी हमको होनी चाहिए। लेकिन हमारा उत्तर कौन सा है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई, तो आंसर हुआ बी। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम दृष्टि डालते हैं। सबसे पहली बात, ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि विकसित हुई? प्राचीन नागरी लिपि। और प्राचीन नागरी लिपि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी में, दक्षिणी में, सब में अलग अलग थोड़े थोड़े भिन्न रूपों में सामने आई। तो प्राचीन नागरी लिपि का जो उत्तरी रूप था उससे आधुनिक नागरी या देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी और महाराष्ट्री जो लिपियां हैं वो भी प्राचीन नागरी के उत्तरी रूप से ही विकसित हुई, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध लिपि, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण, क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता एवं लचीलापन। तो दोस्तों देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वो डी नहीं है। यहां पर क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाई नहीं देता क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से बनाई गई एक क्रमबद्ध लिपि है जिसमें स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, संयुक्त वर्णों की अलग सूची है। तो इस तरह से हर वर्ण को यहां क्रम के रूप में, वर्गीकृत रूप में रखा गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध लिपि है देवनागरी लिपि, और हर ध्वनि के लिए अपना अलग चिन्ह है। कोई भी ऐसा ध्वनि है ही नहीं जिसके लिए हमारी देवनागरी लिपि में कोई चिन्ह ना हो। दूसरी बात, तीसरी बात कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। अंग्रेजी में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी में
घुटने के लिए शब्द प्रयोग होता है नी, लेकिन हम बोलते क्या है, केवल नी, के हम बोलते नहीं, यानी के साइलेंट रहता है। ऐसे न जाने कितने शब्द हैं, नाइफ, KNIFE नाइफ, तो के वहां भी साइलेंट है। तो ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं होता, प्रत्येक वर्ण जो लिखा जाता है उसको उसका उच्चारण भी किया जाता है, लेकिन इसका स्वरूप अपना एक निश्चित है। देवनागरी लिपि का ये क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती, ये बात ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, हिंदी की वर्णमाला के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, स्वयं उच्चरित होने वाली ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख वेवर से निकल जाती है स्वर कहलाती है। बी, स्वर की सहायता से उच्चरित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। सी, अनुस्वार और विसर्ग हिंदी वर्णमाला की दो अयोगवाह ध्वनियां हैं। और डी, ई, उ, ए और ओ मूल स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें असंगत कथन छांटना है। तो पहला कथन है कि स्वयं उच्चरित होने वाली, स्वयं उच्चरित होने से मतलब क्या है, यानी बिना किसी विशेष प्रयत्न के उच्चरित, सहज रूप में उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां हैं, जिनके उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से बिना रुकावट के निकल जाती है, वो स्वर कहलाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हवा अबाध गति से नहीं निकलती, यानी मुख के किसी अंग से स्पर्श करके निकलती है, तो वहां बाधा उत्पन्न होती है और उन ध्वनियों को व्यंजन ध्वनियां कहा जाता है। स्वर की सहायता से जो उच्चरित होती हैं ध्वनियां, वो व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अनुस्वार और विसर्ग वर्णमाला की दो अयोगवाह ध्वनियां हैं। ये आप तीनों बिंदु अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे, इन पर अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अयोगवाह के विषय में तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग, अयोगवाह ध्वनियां कौन सी हैं? अनुस्वार और विसर्ग दो। अनुस्वार होता है ये बिंदी जो हम ऊपर लगाते हैं, और विसर्ग आप सभी जानते ही हैं। ये दो ध्वनियां अयोगवाह ध्वनियां मानी गई हैं हिंदी वर्णमाला की। लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है। ई, उ, ए, ओ मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये चार मूल स्वर हैं, और इन चार मूल स्वरों से ही अन्य स्वर बने हैं, निर्मित हुए हैं। अब बात आती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, उन पर एक नजर डालते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, उ, री मूल स्वर हैं, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। मूल स्वर कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ए, आई, ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर क्यों हैं? अ और ई से, गुण संधि का नियम याद कर लीजिए, अ और ई से ए बनता है, अ और ई से ए बनता है, आई बनता है, और उ, अ और उ से ये ओ बनता है, और अ और उ से औ बनता है। इसलिए इनको संयुक्त स्वर माना गया है। और आ, ई और उ दीर्घ स्वर माने गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बिंदु हैं जो आपको कंठस्थ करने हैं। आगे चले, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। बी, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। सी, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। डी, निष्ठुर, हाथी, कार्य, पृष्ठ। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्दों को कैसे पहचाने? पहली बात, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। दूसरी बात, इनमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग अवश्य होता है, रकार का प्रयोग अवश्य होता है। इस जहां पर ऐसे शब्द हो वहां आप मान लीजिए कि ये तत्सम शब्द है। तो शर्करा तो रकार का प्रयोग है, पवन में कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। ज्येष्ठ और अग्नि दोनों शब्दों में संयुक्त वर्ण है, ग और न, श और ठ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब काष्ठ तत्सम है, घृत तत्सम है, लेकिन घोड़ा तत्सम नहीं है, कारीगर तत्सम नहीं है। ओष्ठ तत्सम है, संयुक्त आ गया, लेकिन किताब, रानी और चाकू ये तत्सम शब्द नहीं है। निष्ठुर तत्सम है, हाथी तत्सम नहीं है, कार्य तत्सम है, रकार आ गया, पृष्ठ संयुक्त वर्ण आ गया, तत्सम है। तो यहां हाथी नहीं है। तो सारे वर्ण तत्सम किसमें, शब्द किसमें है? ए विकल्प में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें,
तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। इस वाक्य में धोखा शब्द है जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या क्रिया। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां धोखा शब्द विशेषण नहीं है, धोखा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, इस प्रश्न का पहले तो सही उत्तर हुआ सी। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक मूल मंत्र है कि भाववाचक संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो आप देखिए कि धोखा को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे या हमें धोखा दिया है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरी बात, ये जातिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। क्रिया ये हो नहीं सकती। विशेषण ये है नहीं, क्योंकि विशेषण का मतलब किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतानी चाहिए, तो यहां ये विशेषता नहीं बता रहा है। तो इसलिए उत्तर हुआ सी। अब भाववाचक संज्ञा के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु कि भाववाचक संज्ञा आखिर कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के किस किस चीज का पता चले, गुण का, धर्म का, दशा का, भाव का, कार्य का, इनका बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार नहीं होता, उन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे युवा को देखा जा सकता है, यौवन को नहीं। तो वही बात है, आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। जैसे सुगंध को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है स्पर्श से। सुगंध को नाक से हम पहचान सकते हैं कि ये सुगंध है और किसकी सुगंध है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। उसी तरह से जिन गुणों को, जिन धर्मों को, जिस दशा को, जिस भाव को, जिस कार्य को हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, वे सभी संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ये आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, बेसहारा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। उम्मीद करती हूं कि सब जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हम सबके को किसी व्यक्ति के आगे लगाकर बेचारा मनुष्य, थकाहारा मनुष्य, बेसहारा मनुष्य यानी विशेषण है। भाईचारा मनुष्य, बिल्कुल बेल नहीं बैठ रहा, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये विशेषण शब्द नहीं है, बल्कि भाईचारा क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते, गुण है किसी व्यक्ति का, यानी ये भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हुआ ए। निम्न विकल्पों में से किसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, नानी। तो दोस्तों नदी और झील दोनों स्त्रीलिंग है, सरोवर पुल्लिंग है, इसलिए ये विकल्प तो गलत हो गया। नींबू, दही, केला, इसमें कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। प्रतिपदा स्त्रीलिंग है, मंगलवार पुल्लिंग है और टोपी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग है, ज्ञानी पुल्लिंग है और नानी स्त्रीलिंग है। तो ये तीनों विकल्प यहां खारिज हो गए, रद्द हो गए। सही विकल्प कौन सा हुआ? ए, सी और डी तीनों विकल्प खारिज हुए और बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक नहीं है? कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण, संबंध काके की, अधिकरण में पर, आदि आदि आदि। तो आप सभी ये सारी चीजें जानते हैं। तो इन वाक्यों को उन कारकों के हिसाब से देखना है कि किसमें करण कारक नहीं है। एक छोटा सा सूत्र मैं बताती हूं, जहां किसी साधन, किसी माध्यम से कोई कार्य संपन्न किया जाता है दोस्तों, वहां पर करण कारक होता है। लड़का छत से गिर पड़ा, यहां छत साधन नहीं है, इसलिए इसमें करण कारक नहीं है, यानी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, यानी पिताजी क्या काम कर रहे हैं? कार्यालय जाने का काम कर रहे हैं। किस माध्यम से कर रहे हैं? कार से, यानी करण कारक है। बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, यानी सामान खरीदने की क्रिया किस माध्यम से होती है? पैसे से, यानी करण कारक है। प्राचार्य ने चपरासी के द्वारा यह आदेश भिजवाया, तो आदेश भिजवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? चपरासी के द्वारा किया गया, यानी साधन है, तो यहां भी करण कारक है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। इसमें करण कारक नहीं है। इसमें कौन सा कारक है? लड़का छत से गिर पड़ा। वस्तु के अलगाव की जो स्थिति होती है
उसमें भी से कारक चिन्ह ही आता है, लेकिन वहां अलगाव महत्वपूर्ण होता है और उसमें अपादान कारक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अविकारी या अव्यय शब्दों के अंतर्गत की जाती है? अव्यय या अविकारी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। और यहां पूछा गया है कि कौन से इस विकल्प में से कौन से शब्द ऐसे हैं जो अविकारी या अव्यय शब्द माने जाते हैं? ए विकल्प है क्रिया विशेषण शब्द, बी क्रिया, सी विशेषण, डी संज्ञा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्रिया विशेषणों में वह धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, चाहे वह चलती है, चाहे वह चलता है, चाहे वे चलते हैं, लेकिन क्रिया हर एक के साथ एक वचन, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, धीरे धीरे ही आएगी, यानी अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण और संज्ञा ये तीनों शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का ए। अब महत्वपूर्ण बिंदु, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको बता दिया अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा शब्द विकारी शब्द हैं, क्योंकि उनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। यह बिंदु आपको कंठस्थ कर लेना है। अगला प्रश्न, वह चुपके से चला, वाक्य में चुपके से है रीतिवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, परिमाणवाचक अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रीति का मतलब होता है तरीका, तो चलने का जो क्रिया, जो चलने की उसकी रीति बता रहा है चुपके से, यानी कैसे चला, चुपके से चला, तो रीतिवाचक अव्यय है यहां पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। दिशा का बोध करारा होता ये यहां अव्यय, तो दिशा वाचक होता। स्थान का करारा होता तो स्थानवाचक होता, और परिमाण यानी किसी वस्तु की मात्रा का करारा होता तो परिमाणवाचक अव्यय होता। अब बात आती है महत्वपूर्ण बिंदु की। तो जिन शब्दों में क्रिया की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट। अव्यय मोटे तौर पर 4 भागों में विभक्त किए गए हैं, जिन्हें आपको कंठस्थ कर लेना है। क्रिया विशेषण, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब यहां जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये तो हैं किसके? ये तो हैं रीतिवाचक अव्यय और परिमाणवाचक अव्यय क्रिया विशेषण के भेद हैं। लेकिन जो दिशावाचक और स्थानवाचक अव्यय हैं वो संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बी लड़के थक गए थे, सी इस साल बारिश होने की संभावना कम है, डी घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो दोस्तों काव्य हेतु हेतुमत भूतकाल कहां होता है? जहां किसी क्रिया का कोई कारण बताया जाता है। तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी कारण क्या है कि तुम आते तो मेरा काम हो जाता। तो ए विकल्प में हेतु हेतुमत भूतकाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब महत्वपूर्ण बिंदु, हेतु हेतुमत भूतकाल में जहां क्रिया का किसी कारण पर आधारित होना बताया जाए, इन वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं। देखिए 2 क्रियाएं, तुम आते आना क्रिया हो गई, काम बन जाता दूसरी क्रिया हो गई। यानी हेतु हेतुमत भूतकाल की पहचान ये है कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं हों और कारण बताया जाए वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। और भूतकाल भी होना चाहिए, पता चले कि वर्तमान काल के में ही आप हेतु हेतुमत बता दें, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, सीता गई यानी चली गई भूतकाल। आसन्न यानी निकट निकट में जो काम हमने अभी किया है, मैंने खाना खाया है, खा चुका हूं यानी खाया है, निकट अभी ही खाया है तो आसन्न भूत। पूर्ण भूत, मैंने खाना खाया था यानी भूतकाल में मैं इस काम को पूरा कर चुका। अपूर्ण भूत, मैं खाना खा रहा था यानी जब वह आया तो मैं खाना खा रहा था, यानी खाने की क्रिया चल रही थी, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। संदिग्ध भूत, तुमने खाना खाया होगा यानी संदेह है कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तुमने खाना खाया होगा। और हेतु हेतुमत भूत, तुम आते तो मैं खाना खाता, यानी तुम्हें मैंने खाने पर बुलाया था और तुम नहीं आए, कारण बताया जा रहा है। 2 क्रियाएं हैं, तुम आते, आता और खाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है?
मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। तो दोस्तों वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों वाक्य भाववाच्य के उदाहरण है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। तीनों वाक्य भाववाच्य के उदाहरण है। अब हम उन बिंदुओं पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। आंसर हुआ बी, जिससे हम भाववाच्य को पहचान सकें। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग अकर्मक और अन्य पुरुष में होती है। कर्ता के साथ से और फिर नहीं का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं हो सकता। इन वाक्यों में नकारात्मकता और असमर्थता का भाव होता है। नकारात्मकता और असमर्थता हो, से और नहीं हो, तो भाववाच्य ही माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखने की है। निम्नलिखित शब्दों को उनके सही संधि रूप के साथ सुमेलित कीजिए। शब्द यहां दिए गए हैं, संधि यहां है। मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न यानी दीर्घ संधि हो गई। आत्मोत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग ओ हो गया, अ और उ का गुण संधि हो गई। देव्य अर्पण, देवी प्लस अर्पण ई का य हो गया यानी यण संधि हो गई। शयन, शे प्लस अन अय हो गया, अयादि संधि हो गई। और महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य वृद्धि संधि हो गई। यानी हमारे विकल्प होने चाहिए चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा। चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा। चौथा, पहला, पांचवा, तीसरा, दूसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अब इन सब शब्दों के विषय में जान लेते हैं, ताकि ये सारे स्वर संधि के उदाहरण है, ताकि स्वर संधि पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न, इसका संधि विच्छेद हुआ। यहां पर अ है, यहां आ है, दोनों जुड़े तो आ यानी दीर्घ संधि में हमेशा स्वर का दीर्घीकरण होता है, आ हो गया। आत्मोत्सर्ग, आत्म यानी अ और उ, अ और उ मिलकर ओ हुए यानी गुण संधि का उदाहरण हो गया। देव्य अर्पण, देवी प्लस अर्पण ई आई, उसके बाद अ यानी भिन्न स्वर आया तो ई को य हो गया, यण संधि। शयन, शे प्लस अन, ए के बाद अ यानी भिन्न स्वर आया तो ए को क्या हो गया, अय हो गया, तो अयादि संधि हो गई। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद अय आया तो वृद्धि संधि हो गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द और समास का असंगत विकल्प छांटिए। आपाद मस्तक द्वंद्व समास, युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष, सी अगोचर नए तत्पुरुष, डी कीर्तिलता कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपाद मस्तक में द्वंद्व समास नहीं है, ये असंगत विकल्प है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष है जिसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, वो अलुक, लुक मतलब छिपना, और अलुक यानी जो न छिपे, जिसमें विभक्तियां न छिपे वो अलुक तत्पुरुष होता है। अगोचर यानी न गोचर यानी नए तत्पुरुष, नकारात्मकता का भाव जहां होता है। कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता यानी कर्मधारय विशेषण विशेष्य का संबंध। अब आपाद मस्तक की चर्चा करते हैं, जहां पर प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। आ पाद और मस्तक, इसका विग्रह इस प्रकार होगा, यानी आ का मतलब है तक पर्यंत, यानी पाद से मस्तक पर्यंत, पैर से लेकर मस्तक तक। तो यहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो आंसर हुआ ए। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, आपाद मस्तक शब्द द्वंद्व समास का नहीं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इन शब्दों के विग्रह भी देख लीजिए, कई बार विग्रह के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर शब्द को समझिए। मैंने एक बताया कि युधिष्ठिर शब्द में अलुक तत्पुरुष क्यों है, क्योंकि यहां विभक्ति का लोप नहीं हुआ। अगर हम इसे तोड़ें तो युधि प्लस स्थिर, तो ये जो धी है ये संस्कृत की सप्तमी विभक्ति है और इसका लोप नहीं हुआ, इसीलिए ये युधिष्ठिर में विद्यमान है। यानी सप्तमी यानी अधिकरण,
अधिकरण यानी मैं और पर, तो यानी युद्ध में जो स्थिर रहे वो युधिष्ठिर है। तो यहां सप्तमी का लोप, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसीलिए युधिष्ठिर में क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। अगोचर न गोचर यानी नए तत्पुरुष यानी नकारात्मकता का भाव है प्रथम पद में। और कीर्ति रूपी लता, ये आपका स्पष्ट है ही। जहां प्रथम पद या पूर्व पद के साथ लगे विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, वो अलुक होता है। और नए तत्पुरुष प्रथम पद निषेधवाचक होता है, न गोचर। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी तत्पुरुष के सभी भेद बहुत आसान है, यही थोड़े से अलग थे, इसलिए मैंने इस पर यह प्रश्न आप लोगों के लिए रखा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ए प्रत्युपकार, बी प्रख्यात, सी प्रभु या डी प्रस्थान। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्र उपसर्ग से निर्मित प्रत्युपकार नहीं है, बल्कि प्रति प्लस उपकार यानी प्रति उपसर्ग है। तो आंसर हुआ ए। बाकी सब में प्र प्लस ख्यात, प्र प्लस भू, प्र प्लस स्थान यानी प्र उपसर्ग है तीनों शब्दों में। केवल ए विकल्प में यानी प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है, प्र उपसर्ग नहीं है। अब प्रत्युपकार शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति, इसकी संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार, यानी ई और उ से यण संधि के नियम से यह बन गया है। प्रति उपसर्ग कहां प्रयुक्त होता है? विरुद्ध, सामने, एक एक, ऐसे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष हम शब्द प्रयोग करते हैं, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। और प्र उपसर्ग का प्रयोग होता है अधिक, आगे, ऊपर आदि के अर्थ में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? हमको सही विलोम युग्म छांटना है। ए औपचारिक अनौपचारिक, बी ऋजु मृदु, सी कटु तीक्ष्ण, डी क्षत विक्षत। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे सही विलोम युग्म है, औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक। लेकिन ऋजु का मृदु नहीं होता, ऋजु का होता है वक्र। ऋजु का मतलब होता है सरल, सरल का उल्टा हुआ वक्र। कटु का होता है मधुर, यानी कटु मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा। क्षत का विक्षत, क्षत विक्षत तो एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं, तो इसलिए यहां क्षत का हुआ अक्षत। तो ये तीनों असंगत हैं विलोम युग्म, केवल यही सही है। तो आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? ये किसी गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? ए सबको एक सा देखने वाला समदर्शी, बी उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, सी जो पहले हो चुका है भूतपूर्व, डी अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो दोस्तों सबको एक सा देखने वाला यानी समदर्शी बिल्कुल सही है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता बल्कि कृतज्ञ होता है, यानी ये गलत है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ बी। जो पहले हो चुका है भूतपूर्व, और जैसा पहले कभी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ, केवल एक अ लगने से शब्द पूरा बदल जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, और हो बुरे आचरण वाला तो दुराचारी, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि, पड़ोसी, त्योहार, अधीन। वाल्मीकि सही है, पड़ोसी सही है, अधीन सही है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये अशुद्ध है। त्योहार का शुद्ध रूप है, एक मात्रा आएगी त्योहार। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, बिंदु नहीं लगा है। बी मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, सी पुत्री पराये घर का धन होता है, डी वह छत पर बैठा है। तो अशुद्ध वाक्य है सी, पुत्री पराये घर का धन होता है। किसके विषय में? उद्देश्य कौन है इस वाक्य का? पुत्री। तो पुत्री के हिसाब से क्रिया होगी, यानी पुत्री पराये घर का धन, धन के हिसाब से यहां क्रिया लगाई गई है, जबकि पुत्री के हिसाब से होगी तो होगा होती है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, आंसर हुआ सी। शेष सभी शुद्ध वाक्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, उसे शत्रु का भेद लेना था, इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुनने लगा,
जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। तो हमसे पूछा गया है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो डी विकल्प यहां मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जब और तब शब्दों का जहां प्रयोग हो, एक दूसरे से संबंध हो जहां दो वाक्यों में, तो वहां कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य योजक द्वारा जोड़े जाते हैं। तो आंसर हुआ डी। और सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो शुरू के जो दो हैं वो सरल वाक्य हैं। उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, ये संयुक्त वाक्य है। और डी मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में आपको क्या क्या बिंदु ध्यान में रखने हैं ये भी देख लीजिए। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है यानी प्रमुख वाक्य एक होता है, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये आश्रित उपवाक्य, इन शब्दों को आपको कंठस्थ करना है, कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि, जब और तब। इन अव्ययों से प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं, जैसा कि ये वाक्य जुड़ा है, जब बरसात थमी, जब और तब। तो ये मिश्र वाक्य हुआ। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य होते हैं, जो कौन से शब्दों से जुड़े होते हैं, एवं, पर, तथा, और, किंतु, परंतु या इसलिए। और यहां जो संयुक्त वाक्य है उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उनकी बातें सुन लगा, यानी ये संयुक्त वाक्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। और आज के सत्र में हमने चर्चा की भाषा और व्याकरण जैसे जो बहुत जटिल माने जाते हैं बच्चों के द्वारा, बच्चों को लगता है कि इनसे कठिन और कुछ है ही नहीं, उन पर हमने बात की। और उम्मीद है, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये सत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शक साबित होगा। अगले ऐसे ही एक रोचक और महत्वपूर्ण सत्र के इंतजार में रहिए बेसब्री से। नमस्कार।